नमस्कार साथियों, युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में एक फिर आप सबका स्वागत है। तो मैं अपने साथी अब्दुल से अनुरोध करूंगा कि सभी पार्टिसिपेंट्स का परिचय कराएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया इरफान। युवा शक्ति के इस खास क्रम में जुड़ने वाले हमारे साथी हैं अजय भारती जी। अजय भारती जी MBA किए हैं टूरिज्म एंड ट्रैवल से 2012 के बैच में। दूसरे साथी हैं हमारे साथ संजय, जो अशिक्षित बेरोजगार हैं और वो इस कम्युनिटी से बहुत ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और तीसरे हमारे साथी हैं राजेश जी। राजेश जी पेशे से वकील हैं और लगातार पिछले कई साल से मैनुअल स्ट्रेंजर्स कम्युनिटी के साथ मिलकर उनके पुनर्वास की योजनाओं के लिए पैरवी कर रहे हैं। तो सबसे पहले समय न गवाते हुए मैं सबसे पहले जो हमारे साथी हैं अजय भारती जी, मैं अजय को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना परिचय दें और ब्रीफ में थोड़ा सा बताएं। इसके बाद हम लोग सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अजय। अब जहाँ तक बात आपने शुरू किया था मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में। जी 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 हाँ, तो उस पर मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको। बताइए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग तो एक तरह से अभी मैंने काफी सालों से नहीं देखा, लेकिन मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है। इसको मैंने होते हुए देखा है और अपने शहर में ही देखा है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, गाँव में तो होते होगा, उरी में देखा है। तो अभी हालांकि नहीं है ये, लेकिन जहाँ तक बात है छुआछूत की, तो ये अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ ये। लेकिन इसका अलग टाइप से होता है, लेकिन अभी ये भेदभाव अलग टाइप से होता है किस लोगों के टाइप से साथ। होता है बताइए प्लीज हम लोगों को। जैसे कि मैं एक वाल्मीकि कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरे फ्रेंड हैं जी या फिर मैं कहीं पे पब्लिक गैदरिंग में खड़ा हूँ, लोगों को वहाँ अगर पता है कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। वहाँ पे मेरी एजुकेशन को, मेरे सोशल स्टेटस को, मेरी हर चीज को इग्नोर कर दिया था। बस ये दिखाया था कि मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ। अजय जी, ऐसा नहीं है। अजय जी मेरा आपसे एक सवाल है। दरअसल आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं वो मुद्दा है छुआछूत और बेरोजगारी और सफाई। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि छुआछूत को आप क्या समझते हैं? छूत को एक तरह से ये देखा जाएगा कि जो संविधान की तरफ से हमें राइट्स मिले हुए हैं, वो ठीक से जो कि कानून व्यवस्था है वो लागू नहीं कर पाती है। अगर आज हमारे साथ कुछ होता है, हम जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने, तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। ये नहीं कि हम लोगों को ऊपर से सपोर्ट नीचे तक है ही नहीं किसी तरह से। अगर हम लोग को रिपोर्ट लिखवानी है तो काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अजय जी, इस पूरे सेशन में जुड़े हुए आप अपनी कम्युनिटी के सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। आपने मास्टर ऑफ बिजनेस जो किया हुआ है MBA। आप मुझे ये बताइए कि आपकी शिक्षा ने आपको क्या फायदा दिया? इससे मुझे ये फायदा हुआ लोगों को समझने का। मैं लोगों को समझता हूँ और समझा भी सकता हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि आज भी मेरी कम्युनिटी के लोग उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि पहले करते थे। काफी एजुकेटेड हुए भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी भी अनअवेयर है इस बारे में कि उनको काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है रोजगार के लिए। सोशल फ्रीडम नहीं है कहीं आने जाने के लिए। कभी कभी मुझे भी ये चीज करनी पड़ी कि कहीं जाने के लिए, कुछ लोगों के साथ बैठने के लिए मुझे अपनी जाति छुपानी पड़ी है। अच्छा, ये चीज होती है कि अगर आप जा रहे हैं तो आप किसी को बताएंगे नहीं कि आप वाल्मीकि हैं? नहीं, हम लोग उससे बात करते हैं अच्छे से। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बॉडी लैंग्वेज हर चीज से अच्छी तरह से बात करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन अगर वो पूछता है बंदा कि आप किस कास्ट से हैं, और मैं उसको रियल जेन्युइन बता देता हूँ कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो उसका माइंडसेट एकदम चेंज हो जाता है। अच्छा, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप अपना म्यूट खोलिए और मुझे बताइए कि आप एक गांव में रहते हैं और लगातार शादी विवाह वगैरह में आपने साफ सफाई का काम किया है। तो आप किस तरीके से भेदभाव को झेलते हैं? किस तरीके से आपके साथ छुआछूत होती है, संजय जी? तो हम लोग जैसे शादी वगैरह में जाते हैं तो हमारी समाज के लोग, या हम अपने ही बता रहे हैं, तो जब हम जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले हमको एक वो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें जो जूठा पत्तल होता है, या ज्यादातर गांव में पत्तल प्लेट फंक्शन होता है तो प्लेटें नहीं चलती हैं, बफर नहीं चलता है, सादा एक पत्तल में खिलाया जाता है। या तो वो चाहे वो कागज की हो और चाहे तो वो उसकी पेड़ के पत्तों की हो। जी। तो हम लोगों को जब लोग खाना खा लेते हैं, तो जब वो खाना खा कर चले जाते हैं लोग, तो
उनका जो जूठा बचा हुआ पत्तल है, गिलास है, एक डलिया में भर के और उसको फिर गांव से बाहर ले जाते हैं, मतलब जहाँ पे लोग ना हो, एक कहीं सही जगह पे उसको फेंकते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं। इसके बाद फिर दोबारा लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं। और वो मतलब जो लोग हैं गांव के लोग, तो उन्हें बड़ी ऊंची अच्छी कुर्सी पे बैठा के खिलाया जाता है। जब हमारे बच्चे लोग आते हैं, हमारे फैमिली के लोग जाते हैं, हमारी समाज के लोग जाते हैं, तो उनको एक गंदी सी जगह में, कहीं नाली के किनारे कहीं दूर बैठा के, एक हमको भी उसी साथ में हम भी बैठते हैं, तो उनको फिर एक कहीं गंदी जगह पे खाना परसा जाएगा। ये नहीं कि बराबरी पे खिलाया जाए, और खाना भी ऐसा नहीं कि हमें हाथ में दिया जाए, हमें दूर से सारा सिस्टम दूर से दिया जाएगा। पानी है, खाना है, पूरी है, सब्जी है, और कहीं एक दूर एक जानवर की तरीके से बैठ के हम लोग खा लेते हैं। लेकिन हम तो नहीं खाते जब हमें इतना जानकारी हो गया है। लेकिन आज भी हमारे समाज के जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो उनको इसी तरीके से दिया जाता है खाना। संजय जी, आप ही के बात में मैं एक चीज जोड़ करके ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो गांव में हो रहा है वो तो आपने देखा है कि किस तरीके से आपके साथ शादी ब्याह किसी भी फंक्शन में भेदभाव हो रहा है। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके परिवार के या आपके समुदाय के समाज के जो युवा जब अपने गांव से बाहर निकल करके जिला मुख्यालय तक या अपने शहर से बाहर कहीं जाते हैं नौकरी करने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उनको किस तरीके का भेदभाव का सामना करना पड़ता है? अगर इसका कुछ अनुभव है और कुछ हुआ है आपके साथ तो वो घटना शेयर करें। जैसे सर, अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं, अगर जो परिचित का है, जिसने मुझे जाना है, कि अगर वो जानता है कि ये वाल्मीकि है, तो उसके साथ तो हर प्रकार से छूत होगा। उसे एक रूम अलग दिया जाएगा, या उसके लिए व्यवस्था अलग से की जाएगी, और काम भी उसी प्रकार का दिया जाएगा। या फिर वो, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो काम भी वही अपनी पसंद का ढूंढेगा। जैसे सफाई का काम है, बाहर पलायन पे भी जाएंगे तो सफाई का काम ढूंढेंगे, या लेटरिन साफ करने का काम ढूंढेंगे, या गटर का काम ढूंढेंगे। क्योंकि हम भी बाहर गए हैं, तो हमने भी हाउस कीपिंग का काम किया है, तो हमारे साथ भी पूना में भेदभाव होता था। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार वाल्मीकि समुदाय के पुनर्वास के लिए पैरवी करते रहते हैं। राजेश जी, आपका इस कम्युनिटी के साथ लंबा अनुभव है, आप अपना म्यूट खोल लीजिए और बताइए कि समाज का इस समुदाय के प्रति क्या नजरिया रहता है। राजेश जी। ये 2015 से लगातार हम वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ काम कर रहे हैं इनके पुनर्वास के लिए, और अपने गांव से 13 लोगों को 40-40 हजार रुपए दिलवाया भी है। आज भी हम देखते हैं कि गांव में बहुत ज्यादा छुआछूत है। हम भी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे साथ इतना होता है कि हम सरवण के साथ बैठ नहीं सकते, लेकिन संजय भाई के साथ में कितना होता होगा ये तो आप भी समझ सकते हैं। और हमारे गांव के लोग गांव में तो किसी के साथ बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आज भी गांव में ये पुनर्वास का काम करते हैं, जो लेटरिन उठाने का काम करते हैं, और गांव में पत्तल उठाने का काम करते हैं। ये आज भी गांव में काम जारी है। सरकार की तरफ से पुनर्वास के नाम पर 40-40 हजार रुपए दे दिया गया है, लेकिन अभी तक उनका पूरा पुनर्वास नहीं दिया गया, क्योंकि उनको पुनर्वास के लिए 40 हजार रुपए में क्या हो जाएगा। आप इरफान भाई बता सकते हैं कि 40 हजार रुपए में उनकी फैमिली क्या करेगी, और उनके बच्चे कितने 40 हजार रुपए में पढ़ जाएंगे। इसी वजह से वो मजबूरन बस ये काम करते हैं। संजय जी, बताइए शिक्षा के बारे में इस आपके समुदाय में क्या स्थिति है और आप क्या अपना जानकारी क्या शेयर करना चाहते हैं? जानकारी सर, स्थिति क्या है, हकीकत है। क्योंकि हमारे बच्चे तो आज भी जाते हैं गांव में, तो उनके साथ छुआछूत होता है, घर पे भी बताते हैं। लेकिन जब वहां जाके जब टीचरों को जानकारी दी, तो अब वो सामने तो नहीं करते हैं, और टीचर वगैरह डांटते हैं बच्चों को। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं उनके मन में जो छुआछूत, और जो समाज के बच्चे हैं, बड़ी समाज के बच्चे हैं, तो उनको तो कोई समझा नहीं सकता है। तो वो
हमारे बच्चों को हमेशा छुआछूत की नजर से ही देखते हैं। संजय जी, एक चीज और हम आपसे जानना चाह रहे थे कि अभी अजय जी बात कर रहे थे कि इस समुदाय के लिए या जो लोग इस तरीके के कार्यों में लगे हुए हैं उनके विकास के लिए, पुनर्वास के लिए जो स्वरोजगार योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही है, तो क्या आप लोग इस सभी योजनाओं के बारे में जागरूक हैं और ये सब योजनाएं आप लोगों तक, आपके समाज तक पहुंच पाती हैं या नहीं? जागरूक है सर, जानकारी भी हुआ है। जब अपने कार्यकर्ताओं ऐसे अपने अब्दुल भाई जैसे लोगों के साथ जुड़े हैं तो जानकारी भी हुआ है, और ये काम हमने जो किया है इससे अब हमें घृणा होने लगी है, हमने बंद भी कर दिया है। लेकिन सारी सच्चाई यही है कि जो सरकार ने 40,000 रुपए ऐसे नहीं दिए, हम लोगों ने 2 साल लड़ाई लड़ी, वहाँ धरना प्रदर्शन किया और जाके लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय पे किया, जाके एपीबी न्यूज में चला, चैनल में चला, तब उन्होंने जाके दिया जब सरकार घेरे में आ गई। लेकिन जो पुनर्वास में एमएस एक्ट में कानून में है कि 15 लाख अभी 6 महीने के बाद दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो 2 साल हो गए हैं। उनकी बच्चों के शिक्षा के लिए फ्री पढ़ाई है। पुनर्वास प्रक्रिया से मेरी बीवी को भी पैसा मिला है और मेरे 3 बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, लड़कियां हैं, लेकिन कोई सरकार की तरफ से उनके लिए व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई रोजगार के लिए पैसा मिला है। और जो ट्रेनिंग वही है, जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण कराए गए, तो वो सिर्फ नाम और फोटो और फॉर्मेलिटी करके चले गए, ना किसी को पैसा मिला है, ना किसी को ट्रेनिंग मिली है, ना किसी को कोई कार्ड मिला है। सब फॉर्मेलिटी हो रही है, आए अपने खाना पूर्ति करी और लोग चले गए। संजय, हमारा आपसे एक सवाल है कि आप लगातार गांव में रहे, गांव में ही चीज़ों की शुरुआत हुई, गांव में ही जिंदगी की शुरुआत हुई। आप मुझे कोई एक ऐसा अनुभव बताइए कि सबसे पहले जब आपको लगा हो कि ये समाज आपको बुरा समझता है या समाज आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, जिंदगी में कब ये इन चीज़ों की शुरुआत हुई, कब आपको एहसास हुआ, प्लीज बताइए। अब बुरा तो इसलिए कि मेरे माँ बाप पर दादा जब गांव में नाली का काम कर रहे, लेटरिन उठाने का काम कर रहे, गांव में माँ और जूठी बासी रोटी खा रहे, तो हमें अपनी जिंदगी के बारे में पता ही नहीं था। मैंने खुद 5 रुपए 10 रुपए में मरे हुए कुत्ते बिल्ली फेंके हैं, जानवर फेंके हैं। 150 रुपया दे दिया, उनमें 500 रुपए में गटर साफ की है मैंने खुद। राजेश जी, मेरा आपसे अगला सवाल है। अब सरकारी सफाई कर्मचारियों की जो भर्तियां होती हैं, जो सरकार सफाई कर्मियों के नाम पर जो नौकरियां दे रही है, अब उस सफाई कर्मी की नौकरी में हर वर्ग के लोग लगातार शामिल हो रहे हैं, वो उस नौकरी को पा लेते हैं किसी न किसी जरिए से, लेकिन सफाई आज भी वाल्मीकि समुदाय के लोग कर रहे हैं। तो इस पारदर्शिता को कैसे क्लियर किया जाए कि जो लोग सफाई करते चले आ रहे हैं वही सफाई करेंगे, या जो लोग शामिल हो रहे हैं वो सिर्फ नौकरी ले रहे हैं, सफाई आज भी वाल्मीकि समुदाय कर रहा? ये तो बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि वाल्मीकि आज भी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भर्ती निकली तो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट हुए, लेकिन सफाई के नाम पर उनको 2-2 हजार रुपए देकर आज भी वाल्मीकि समुदाय के लोगों से ही सफाई करवाई जाती है और वो लोग सफाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन बिगड़ जाएगी। इसी वजह से वो लोग सफाई नहीं करते हैं, वाल्मीकि समुदाय के लोग ही सफाई करते हैं। अब्दुल जी, मैं बोलना चाहूंगा इसी चीज पे। जी बोलिए। यूपी में मायावती के टाइम पे जो वैकेंसी निकली थी ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी की, उस पर सभी जातियों के लोगों ने अप्लाई किया था, तो काफी लोगों की नियुक्ति भी हुई थी और काम भी कर रहे हैं अभी भी। लेकिन अगर देखा जाए तो वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। सही बात बोली राजेश जी ने कि वो 1000-5000 रुपए पे किसी को भी वाल्मीकि समाज के लोग को काम करवाते हैं और अपने आराम से घर बैठे रहते हैं। कुछ ब्राह्मण समाज से हैं, कुछ ठाकुर समाज से हैं, कुछ बनिया समाज से हैं, और वो लोग पोस्टेड हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। काम करते हैं वाल्मीकि समाज के लोग, 1000-2000 या 5000 रुपए लेके आराम से महीने भर काम करते हैं, वो आराम से घर पे बाबू बन के बैठते हैं। ये सच्चाई है। तो जब ये सच्चाई है और इस तरीके की सूचनाएं आप लोगों के पास है, तो क्या इसके लिए आप लोग किसी डिपार्टमेंट में जा करके आप लोगों ने शिकायत वगैरह किया इसके लिए? जी ऐसा है अब्दुल जी कि ये जो 5000 रुपए दिए जाते हैं ना, ये ऊपर से नीचे तक दिए जाते हैं सभी का मुंह बंद करने के लिए। क्योंकि ये जो नियुक्ति होती है ना, ये ग्राम पंचायत में ये डीपीआरओ की तरफ से होती है,
ग्राम पंचायत अधिकारी की तरफ से। तो वहाँ पे आप जाके शिकायत करेंगे तो वही लोग बैठे हुए हैं, आप शिकायत करेंगे, इतनी जल्दी कोई कार्रवाई होती नहीं ना यहाँ पे इस देश में, यही तो यहाँ करोना है। अच्छा, तो अजय जी एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं, तो जो जी आपके समुदाय का जो युवा है, जब वो अपने घर से बाहर निकलता है शिक्षा के लिए, तो उसको जो शिक्षण संस्थानों में जिस तरीके की उसके साथ भेदभाव होती है, तो उससे उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? अगर कुछ इस तरीके का आपके साथ अगर कोई अनुभव है तो वो हमारे साथ अगर आप साझा करना चाहें तो करें। अनुभव दरअसल क्या है कि आजकल लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने, क्योंकि वाल्मीकि लिखना बंद कर दिया है। अब कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, इस हिसाब से डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पाते कि ये कौन किस कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन जब किसी को पता चल जाता है कि ये वाल्मीकि, हाँ जी, तो वो जब कोई जान जाता है ना कि ये वाल्मीकि कम्युनिटी का है, तो मैंने पहले भी कहा था कि उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, उसका जो बिहेवियर होता है आपके लिए वो चेंज हो जाता है पूरी तरह से। तो वो आप उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में आप किस तरीके का बदलाव देखते हैं कि जब अगर नहीं पता है कि आप वाल्मीकि समाज के हैं तो सामने वाले का जो रवैया है वो रवैया दूसरे तरीके का होता है, लेकिन जब उसको पता चल जाता है तो वो फिर क्या करने लगता है आपके साथ? या जब पता नहीं होता है तो पास वाला होता है रवैया, जब पता चल जाता है तो दूर दूर वाला हो जाता है, दूरी बनाने लगता है। वो आपकी कुछ नहीं देखता है, आपकी एजुकेशन देखेगा ना, आपका सूट बूट देखेगा, कुछ नहीं देखेगा, ना ड्रेस कोड देखेगा, ना लैंग्वेज देखेगा, ना डिग्री देखेगा, वो सिर्फ देखेगा आपकी कास्ट क्या है। अजय, मेरा आपसे एक सवाल और है। लगातार मेरे कई सारे दोस्त हैं, मैंने देखा कि वो गांव से निकल के एक छोटे से कस्बे में गए, वहाँ उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की, इसके बाद वो कैंपस गए। कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में आपने ट्रिपल IITM से पढ़ाई की है। इस पूरी यात्रा के दौरान, पूरी जर्नी के दौरान एक घटना होती है जो इंसान को हमेशा कचोड़ती है, जो दर्द देती है, जिसको दुखती रग भी कहते हैं। तो भेदभाव की वो कोई घटना, एक घटना मुझे बताइए कि जिससे आज, जिसको लेकर के आज आप आज भी बेचैन रहते हो, जिससे लगता हो कि आपको कि ये मेरे साथ हमेशा गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ। दरअसल ये है कि जब हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं ना, तो वहां पे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि किसी को किसी के सरनाम से बुलाया जाता है, तो शुक्ला जी, धोबी जी को तो लोग जानते हैं कि ये पंडित जी हैं, तो मुझे पूछा गया कि भारती जी आप कौन है, तो कभी कभी छुपाना पड़ता है इस चीज को, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे बहुत क्लोज हैं आज, वो मुझसे दूर हो जाएंगे। तो कभी हुआ भी ऐसा पहले कई बार हुआ है। तो संजय, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप अपने जीवन की कोई एक घटना बताएं जिसने आपकी जिंदगी बदली हो। सर ऐसा है कि अभी 2 साल पहले की बात है। हाँ, तो एक प्रोग्राम हम उरई में डेली प्रतिदिन करने आते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हम करीब यहाँ से लेट हो गए, तो 9 बजे रात में, हमारे पास कोई वाहन नहीं था, तो हम यहाँ से ट्रक वगैरह से गए, अपने रोड गाँव जाना पड़ता है हाईवे से जी। तो हम जब जैसे ही हाईवे पे उतरे अपने रोड पे, गांव पे, तो एक ट्रैक्टर गांव का आया। उसमें क्या था, गिट्टी मटेरियल का सामान था, जो पक्का उठाई का काम होता है उसका सामान था, और उसमें एक पंडित जी ड्राइवर पे चला रहे थे। तो उसने जब देखा मुझे, तो पंडित जी ने तो एक बार ब्रेक लगाया, रोका कि आजा भाई संजय, चल बैठ जा ठिलिया में पीछे और तू भी चल। तो जिसका वो सामान था कुशवाहा का, वो बोला कि अगर इसको तुमने वाल्मीकि को बैठा लिया पंडित जी, तो हम भाड़ा नहीं देंगे, और इसको मत बैठाओ। हमसे बोला ये तुम मत बैठो, हमारी गाड़ी उसमें सामान रखा है और हम लोग छूट के हो जाएंगे, और मेरा सब सामान, मतलब हम लोग छूट नहाना पड़ेगा घर पे। तो हमने उससे कहा कि यार भाई, तुम उधर बैठे हो, इतना बड़ा ट्रैक्टर है, हम पीछे से बैठ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा। बोला नहीं, पंडित ने भी कहा, जो ड्राइवर था जिसका ट्रैक्टर था, मगर वो जिसने उसका भाड़े पे लिए था, उसका सामान था, तो वो बोला हम भाड़ा नहीं लेंगे। तो उस दिन मुझे लगा कि देखिए, आज छुआछूत के दूर, एक वाहन में आगे अपने बरोबर पे नहीं, उसने मुझे पीछे नहीं बैठने दिया। तभी उसी हिसाब से मैंने प्रण लिया था कि मैं ये अपने गांव में कभी गंदा कार्य नहीं करूंगा। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी साथी युवा हैं, तो सबसे पहले मैं राजेश से कहूँगा कि आज 17 सितंबर को देश के सारे युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, तो बेरोजगारी को लेकर आपका युवाओं के लिए कोई संदेश है तो प्लीज कहिए। देश के युवाओं से यही कहना चाहूंगा, आज के समय में जो सरकार प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, इससे हमारे सरकारी नौकरियों में बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है। इसके साथ साथ जो हमें मौलिक अधिकार में
सरकारी पदों में जो भर्ती में हमारे जो एससी और ओबीसी के लड़के थे लगते थे, तो उसके लिए बहुत ही खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा और इतने हमारे लोग मजबूत भी नहीं है कि वो लोग अपना स्वयं का कोई स्वरोजगार या बिजनेस कर सकें। तो हम युवाओं से यही चाहेंगे कि वो लोग अपने प्राइवेटाइजेशन को रुकवाने के लिए एक आंदोलन हम युवाओं को करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारी सरकारी नौकरी और हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत ही हानि होगी। से हम जानना चाहते हैं कि जब गवर्नमेंट जॉब्स का इस तरीके से खत्म होना या कम हो जाना, समय पे वैकेंसी का हर चीज को धीरे धीरे जो है कि का निजीकरण हो रहा है, तो आपके समाज के युवाओं पे क्या उसका असर पड़ेगा? आप उसको किस नजरिए से देखते हैं और देश के जो दूसरे और युवा हैं उसको क्या आप भी संदेश देना चाहते हैं? जी। तो अगर संजय जी इस सवाल को सुने हो और उनको कुछ तो वो अपनी राय रख सकते हैं। सर, जो रोजगार को लेके बात कर रहे हैं या नौकरी को लेके बात कर रहे हैं, तो सरकार लॉलीपॉप तो बहुत देती है, जैसे हमारे लिए एसी कंपोनेंट प्लान से ऐसी आवाज नहीं आ रही है सर। अब आई बोलिए, अब आई। सरकार जो रोजगार के लिए जैसे कि अगर बोला जाए एसी कंपोनेंट प्लान से गरीब लोगों को एससी और बैकवर्ड के लिए लोन दिया जाता है 2 लाख का, 2.5 लाख का, लेकिन वो नहीं मिल पाता है लाभ, क्योंकि वहाँ बैठे हैं अधिकारी जो उनकी पहचान के हैं, जो उन्हें कमीशन देते हैं, उनका लोन होगा, उनको रोजगार के लिए पैसा मिलेगा। और सरकार 1 लाख से 15 लाख तक का ग्राम उद्योग में देती है। अब हमने उसको फार्म को भरा, 1 लाख से पहले उसमें बैठते हैं डीएम, एसडीएम, मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, लेकिन वो पास किसका करते हैं? जिसका करते हैं जो खंड विकास अधिकारी या उसके नजदीकी जो उसके संबंधी है, उन्हीं लोगों के काम होते हैं, हमारे जैसे लोगों को नहीं होते हैं। फार्म फेंक दिया जाता है, क्योंकि हमने एक फार्म भर कर भी देखा है, तो हमारा जब इंटरव्यू हुआ तो 1 लाख से 15 लाख तक का लोन है ग्राम उद्योग में रोजगार के लिए, तो हमने उसमें सिर्फ 3 लाख का भरा था भैंस पालने के लिए, तो हमारा फार्म फेंक दिया था साहब ने कि आप 3 लाख का क्या करेंगे, 1 लाख में तो 2 भैंस आ जाएगी और इसका क्या करेंगे, और उनने हमारा ऐसा फार्म फेंक दिया था। तो रोजगार के लिए तो सर बातें हैं, किसी को रोजगार नहीं मिलता है। और मनरेगा की बोले, गांव की स्थिति, मनरेगा में काम लगाया, 10 दिन काम किया, उसके पिछले 3 महीने के पैसे नहीं मिले, लोगों के पिछले साल के पैसे पड़े। अभी भी हर गांव में यही हाल है कि जो मनरेगा के तहत काम करते हैं उनका पैसा फंस जाता है, तो लोग खुद काम करने नहीं जाते हैं। तो आप युवा शक्ति के इस प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे राजेश जी? मैं इस प्लेटफॉर्म पर ये संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग संवैधानिक मूल्यों पर कार्य करें, क्योंकि आज हमारे संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है, इसी से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन्हीं का हनन हो रहा है। तो हम जितने युवा साथी हैं वो युवा शक्ति टीम में जुड़े, क्योंकि ये युवाओं का संगठन है और युवाओं के लिए काम करेगा, जो युवाओं के द्वारा रोजगार उत्पन्न करेगा। इरफान, आप भी युवा शक्ति के इस मंच से उत्तर प्रदेश के युवाओं को कोई संदेश दें जो उनमें ऊर्जा संचार का विषय बने और इस देश के युवा और इस प्रदेश के युवा शक्ति के साथ जुड़ें और इस मूवमेंट को आगे ले जाने में हमारे सहयोगी बने। इरफान। अब्दुल, उत्तर प्रदेश के क्या, अगर आज के परिवेश में अगर हम देखें कि जिस तरीके से युवा जो खास करके शिक्षित वर्ग है, जो तमाम डिग्रियां लेकर के अपनी रोजी रोटी की तलाश में है और अपना पूरा जो उम्र है वो फॉर्म का इंतज़ार करने में और भरने में और एग्ज़ाम की तैयारी और ये सब करने में निकाल दे रहा है, और उसके लिए सरकार, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकारें, उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर पा रही है। और हमारे बहुत बड़ी संख्या में युवा साथी जो है कि बेरोजगार हैं, जिसके वजह से वो उनके मानसिक और शारीरिक और सामाजिक स्थिति पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
तो इस युवा शक्ति का जो कार्यक्रम चल रहा है, दरअसल उसका उद्देश्य यही है कि तमाम जो युवा लोग हैं वो अपने जो संविधान में जो उनको अधिकार दिए गए हैं उनको जाने और समझें और उसके हिसाब से अपना खुद अपने भविष्य का निर्णय लें। और ये छुआछूत, भेदभाव, ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई, आज़ादी से पहले भी चल रहा था। और आज के इस चर्चा में हमने अपने साथी राजेश जी से, अजय जी से और संजय जी से सुना कि आज भी किस स्तर पे ये सब सारी कुप्रथाएं, बुराइयां हमारे समाज में जकड़ी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके हमें जो असल वाला जो राष्ट्र निर्माण है वो तब तक नहीं हो सकता जब सभी युवा के हाथ में काम नहीं होगा, वो जो है कि देश के बारे में सोचेगा नहीं। और जो संविधान के जो मूल्य उद्देश्य हैं, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सबको समान अवसर मिले, सामाजिक न्याय हो, तो इन सब मुद्दों को लेकर के युवाओं को आगे आना होगा और अपनी बात जो है कि रखनी होगी। जैसे कि हमारे एक साथी ने अपने गांव में करप्शन तो देखता है कि उसका हक का जो रोजगार है कोई और को दे दिया गया और वही काम वो 2000 और 1500 रुपए में कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ बैठे हुई है कि किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब लोग मिले हुए हैं। ऐसे फिर कैसे समाज आगे बढ़ेगा? तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और ये अपनी आवाज़ को सही जगह तक पहुंचाने के लिए एक युवा शक्ति की ज़रूरत है जो लोगों को हक दिला सके। तो मैं सभी युवाओं को यही संदेश दूंगा कि वो संगठित हो और संगठित हो करके अपनी आवाज़ को बुलंद करे, तो उम्मीद है कि ज़रूर सुनवाई भी होगी और सफलता भी मिलेगी। अब्दुल, इसके साथ साथ एक मेरा सवाल है, मैं राजेश जी से ये जानना चाह रहा था, चूँकि वो शुरू में उन्होंने कहा कि जो योजनाएं हैं उसका वो लोगों को लाभ दिलाने में काफ़ी मदद किए हैं। बहुत सारे लोगों को इन्होंने 40,000 रुपए वाला जो स्कीम है उसको दिलवाया। लेकिन राजेश जी, अगर आप सुन रहे हो तो एक आरटीआई का एक डेटा है जिसके अनुसार 22 सितंबर 2017 के बाद जो मैला ढोने वाले समाज के पुनर्वास के लिए जो स्वरोजगार के लिए जो योजना थी उसके लिए 22 सितंबर 2017 के बाद सरकार के तरफ से 1 रुपया भी आवंटन नहीं किया गया है। तो पिछले 3 साल से जब स्वरोजगार योजना के लिए कोई सरकारी मदद या पैसा नहीं रिलीज किया गया, तो फिर कैसे लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है? और उसी आरटीआई में ये भी है कि 2013-14 में जो 55 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे उसमें से अभी तक 28 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। तो जब पैसा सरकार दे नहीं रही है तो लोगों तक योजनाएं पहुंच कैसे रही हैं और उसका लोग लाभ कैसे ले रहे हैं? राजेश जी। ये आपको बता रहा हूँ कि 2014 से हम लगातार काम कर रहे थे, तो उसमें 13 परिवारों को 2014 में हमने फॉर्म भरवाए थे, तो 13 परिवारों को 40,000 रुपए दिलवाए थे 2014 और 15 में। अच्छा, तो मतलब पिछले 5 साल से ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जो भी आपने दिलवाया वो 14-15 का है। जी जी। तो अब्दुल, आप देख सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं इस तरीके की बनाई गई इस समाज के विकास के लिए, तो 2014-15 में जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार ने 55 करोड़ रुपए का स्वरोजगार के लिए, पुनर्वास के लिए योजना बनाई थी, जिसमें आज 2020 तक उसमें से 28 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुआ और 22 सितंबर 17 के बाद कोई पैसा सरकार ने जारी नहीं किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यही युवा शक्ति जो है कि सभी देश के युवाओं से अपील भी करता है और कि संगठित होइए, आप अपने अधिकार को जानिए, आप जो है कि जो आपके लिए सरकारी योजना है उसका कैसे लाभ मिले, उसके लिए आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा और अपने समाज को संगठित करके एक होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जी। मेरा सवाल ये है कि जो समानता का अधिकार है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, राजेश जी, अजय जी, संजय जी, हम लोग को ये दिए गए हैं, पर अभी तक हम लोग भेदभाव, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं कर पाए हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि किस चीज की जरूरत है ये खत्म करने के लिए? एक युवा शक्ति जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है किस तरह की आवाज उठाने की जरूरत है? हमें गवर्नमेंट तक जाने की जरूरत है क्या? किस तरीके की हम लोग को पहल करनी चाहिए कि ये खत्म हो?
जी, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि युवाओं का जो गांव-गांव संगठन बनाना पड़ेगा और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि मुझे हमारे संविधान में ये सबको अधिकार दिया गया है समानता की, तो हम सब लोग एक समान हैं, वो चाहे वाल्मीकि हो या ब्राह्मण हो, सब एक समान है। थैंक यू राजेश जी। एक नेशनल स्टैटिस्टिक है जिसपे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कि SC/ST का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है हमारा, और जो एक ओवरऑल हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है, उसमें बहुत फर्क है। जो SC/ST OBC का केवल 4% उनको रोजगार है, और जो बाकी वर्ग हैं कुल मिलाकर उनका 8.5-9% है। तो मैं कहती हूँ कि क्योंकि आप SC/ST या OBC हैं, इसकी वजह से किसी नॉर्मल जॉब में किसी भी कोई रोजगार में क्या आपको भेदभाव देखने को मिलता है कि इस काम के लिए आप किसी SC/ST OBC को नहीं रख सकते? तनिषा, मैं आपका सवाल समझ गया। मैं आपको बता दूं कि आपका सवाल है कि जो रोजगार का रेशियो है वो बहुत फर्क वाला है। मेरा भी अपना अनुभव है, पिछले 2013 से लगातार बुंदेलखंड के एक गांव में काम कर रहा हूं। लगातार उत्तर प्रदेश के अलावा भी दूसरे राज्यों में जाना हुआ है। तो साहब, एक कहावत है कि ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। आप राइट्स ले आइए, आप गवर्नमेंट का ऑर्डर ले आइए, आप कोई भी जियो प्रूव कर दीजिए। ये हमारे लोगों का है। ये भाई भतीजाबाद का जो एक चैनल है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश परिवार और परिस्थिति और बिरादरी का प्रदेश है। यहाँ पर पहले जो जॉब देने वाला है वो सबसे पहले अपने परिवार को देगा, इसके बाद अपनी बिरादरी को देगा। तो कह सकते हैं कि ये एक भेदभाव का बहुत तगड़ा चैनल है और वो लगातार ये पूरा वर्ग झेल रहा है। मैं खुद माइनॉरिटी से हूँ। मैं आपको घटना बताऊं कि मैं 2018 में जब यूनिवर्सिटी से मैं पहला अपने बैच का स्टूडेंट था, जिसका रिजल्ट आने के पहले ही जॉब मिल गया था, मैं पहुंचा तो कानपुर मेरा होम टाउन है। मैं अपने परिवार से अलग रहने की कोशिश में था। तो 21 दिन 247 घर फाइंड आउट करने के बाद मुझे घर और नौकरी सिर्फ से इसलिए जूझना पड़ा कि मैं मुसलमान था। जैसे ही नाम अब्दुल आलम, तो साहब घर नहीं है। नाम अब्दुल आलम तो कोई बगल में बैठी रजनी या उसके बगल में बैठी दीपा हमारे बगल में कुर्सी में नहीं बैठेगी, क्योंकि कोई अब्दुल नाम का मुसलमान लड़का या कोई माइनॉरिटी या SC से आकर के बैठ गया है जो उनको पूरी तरीके से उनका नुकसान कर सकता है। या जो एक आडंबर, जो एक टिम्मा बनाया गया है इस देश में कि साहब माइनॉरिटी हैं तो आप आतंकवाद हैं, आप अगर SC हैं तो आप अछूत हैं, आप OBC हैं तो आप इस देश में दंगे करने के लिए पैदा हुए हैं। आपका काम है कि आप एक जो एक वर्ग है उनकी बात मानिए, उनके आदेशों का पालन करिए और गुम्मा लेके, पत्थर लेके आप सेना की तरफ दौड़ जाइए, आप पुलिस की तरफ दौड़ जाइए। और अगर और आसानी से आपको लड़ना है तो आपके बगल में रहने वाला कोई मोहम्मद इमरान नाम का शख्स है, आप उसको मॉब लिंचिंग करके 4 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके कुचल डालिए। तो यही भेदभाव है, यही डिस्क्रिमिनेशन है, यही छुआछूत है, जिसका युवा शक्ति को और हम जैसे तमाम युवाओं को लगातार विरोध करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल, थैंक यू। इसके साथ मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा। जी जी, जोड़िए। जो सरकार की तरफ से जो भर्तियां निकाली जाती हैं SC, OBC और जनरल की माइनॉरिटी के लिए, तो उनको जो SC और OBC के लोग हैं तो उनकी पूरी भर्तियों में से लोगों को उतना चुना नहीं जाता जितनी भर्तियों में रिक्त जगह निकली होती है। तो उनको इतना पद के हिसाब से उनको पूरा चुना नहीं जाता, उनको कहीं किसी में फैल करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो इरफान, अभी सेशन का आखिरी वक्त चल रहा है, तो हम सभी साथी जितने भी इस सेशन में जुड़े हैं सबसे एक लाइन का एक संदेश युवाओं के लिए और युवा शक्ति के लिए लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले राजेश, आपसे मेरा अनुरोध है कि एक लाइन का कोई संदेश युवा शक्ति के लिए दें ताकि हम अपने युवाओं में उसका प्रसार कर सकें। हमारे पूरे देश के युवाओं से एक संदेश है कि आइए हम युवा शक्ति टीम से जुड़े, जिसमें हम अपने अधिकारों और अपने युवाओं की रक्षा कर सकते हैं। जिससे इरफान, एक लाइन का संदेश आपसे भी चाहिए।
म्यूट खोल लीजिए इरफान, म्यूट है आपका। हाँ अब्दुल, मैं खुद को एक संदेश देना चाहता हूँ और आप सब लोगों को, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि हमें जात पात तो हमारे दिमाग में जो भरा हुआ है, धर्म और जात, इसको निकाल करके जो सामाजिक न्याय है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है, उसको अपने जहन में रख करके और आगे बढ़ना चाहिए। और किसी प्रकार का, किसी भी तरीके से, चाहे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे या रंग के नाम पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। संजय, आप अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आप युवा शक्ति को कोई संदेश देना चाहते हैं तो एक लाइन में बताएं। युवा शक्ति को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो राजेश भाई ने कहा था कि हमें एक युवाओं की टीम बनाना पड़ेगी, तो हमें अपने वास्तव में ये हकीकत है कि गांव-गांव जाकर लोगों को संदेश देना पड़ेगा और उनको जागरूक करना पड़ेगा, उनके हक अधिकारों के प्रति उन्हें जानकारी देना पड़ेगी। इसके बाद हम उन्हें गांव से लेके जिला तक आएंगे, जिला से लेके प्रदेश तक जाएंगे, प्रदेश से लेके राज्य दिल्ली तक जाएंगे, तभी हमें हमारे अधिकारों के प्रति अधिकारों का लाभ मिलेगा और जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार के लिए सहयोग मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो जुड़ने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के युवा शक्ति की इस खास पहल में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। और हम मिलेंगे जल्द ही किसी अगले प्रोग्राम में किसी नए विषय और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।